चलिए खैर हमारे सभी संबद्ध संस्थानों में से लगभग जिन ग्रुपों में मैंने ये लिंक डाला, टोटल 480 मेंबर्स हैं और 480 में से 48 संस्थाएं भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये है वास्तविकता फ्री क्लासेस की, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती है। पर आप लोगों ने समय निकाला, जिन लोगों ने इस चीज को समझा है, मैं बिल्कुल आप लोगों को पूरे डेडिकेशंस के साथ बताना चाहूंगा, इन 5 दिनों के अंदर, यानी कि आज 20, 21, 22, 23, 24 और 25, इन 5 से 6 दिनों के अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपनी संस्था के लिए 500 प्लस एप्लीकेशंस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले कर सकें। मैं शुरू से आज तक एक बात कहता आया हूं आप सब लोगों से कि जब आप 100 आवेदन करते हैं तो यकीन मानिए एक जगह आपकी बात बन जाती है। आपको मैं इस 5 दिन या 6 दिन की क्लास के अंदर लगभग 500 प्लस आवेदन करवाने वाला हूं। तो यकीन मान के चलिए कि अगर आप डेडिकेशन के साथ ये चीजें सीखेंगे और जैसा बताया जाएगा वैसा ही आप आवेदन करेंगे, तो यकीन मानिए अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 5 से 6 प्रोजेक्ट बिल्कुल होंगे हर एक संस्था के पास। आर यू रेडी फॉर द सेम? जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स प्लीज। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आ जाइए और रेडी लिखकर मुझे बता दीजिए आपका डेडिकेशन क्या है इस क्लास को लेकर। थैंक्स ए लॉट फॉर द सेम। जो भी मेरे साथी यहां जुड़े हुए हैं, देखिए आपकी तरफ से कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिव क्लास इसलिए इनको कहा जाता है कि हम और आप उस गति के साथ चलेंगे जिस गति में आप समझ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यहां पर कोई भी साथी ऐसा ना रहे जिसको कोई भी चीज सिर के ऊपर से चली जाए या वो शर्म या झिझक की वजह से मुझसे पूछ ना सके। याद रखिएगा, सबसे पहले अपने दिमाग में से एक चीज निकाल दीजिए जो आप हमेशा रखते आए हैं। आप मुझे एज ए कोच, एज ए मेंटर आप जो है ट्रीट करते हैं, नहीं, मैं आप में से ही एक व्यक्ति हूं। फर्क सिर्फ इतना है, मैं अपने काम को उस डेडिकेशन के साथ करना या संपादित करना सीख गया हूं, जिसकी वजह से मेरे पास रिजल्ट्स कुछ और है। आप अपनी झिझक की वजह से पूछना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं या उस चीज को आप टाल देते हैं। इस वजह से आप शायद उस रिजल्ट्स को नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो मैं अचीव कर पा रहा हूं। सिर्फ फर्क इतना ही है, मैं भी आप में से एक हूं। 2019 में मैंने भी अपनी संस्था रजिस्टर्ड की। फर्क सिर्फ इतना है कि 2019 में संस्था बनाने के बाद आज मैं संस्थाओं को गाइड कर रहा हूं और आप सिर्फ अपनी संस्था को चला पा रहे हैं। बस इतना सा फर्क है और कोई बड़ा फर्क नहीं है। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। कम से कम 500 एजेंसीज के लिए हमें और आपको अपने माइंड को मेकअप कर लेना है कि हमें इस बार यादव जी ने कहा, यह मौका दिया है तो बिल्कुल इसको हमें अचीव करना है। 1 घंटे की क्लास है, मेरे ख्याल से सबके पास नेट पर्याप्त होगा। अपना अपना वीडियोज ऑन कर लीजिए। मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं वो लोग जो अपना वीडियो ऑन रखते हैं, क्योंकि एक फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसका प्रभाव अलग होता है। मैं आप सब लोगों को देख पाता हूं, आप सब लोग मुझे देख पाते हैं, और आंखों में आंखें डाल के जब बात करी जाती है ना, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। और कोशिश कीजिए अगले 5 दिन अपना आप नेट इस हिसाब से बचा कर रखें कि हम और आप जो है फेस टू फेस बात कर सकें। ये जो 500 एप्लीकेशन मैं आपसे करवाने वाला हूं, इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो है प्योरली आपका डेडिकेशन, कि मुझे करना है मींस करना है। यहां पर बीच में बहुत सारे सवाल आएंगे। सर मेरी संस्था 2 साल पुरानी है, सर मेरी संस्था तो 5 साल पुरानी है, मेरी संस्था तो 10 साल पुरानी, सर मेरी संस्था भी 5 दिन पुरानी है। फॉरगेट अबाउट दैट। आपकी संस्था चाहे 1 दिन पुरानी हो, चाहे 5 मिनट पुरानी हो, सभी लोग ये एप्लीकेशन कर पाएंगे। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, एक चीज को दिमाग में बिल्कुल पिरो लीजिए कि अगर आपने ये 500 एप्लीकेशंस जैसा जैसा महासंघ निर्देशित कर रहा है वैसे वैसे कर दी, मैं आपसे गारंटी लेता हूं, जिस भी साथी को जरा सा डाउट हो, एक स्टैम्प पेपर आपके यहां से लेकर मुझे आप व्हाट्सएप जो है कर दीजिएगा या फिर मुझे डाक कर दीजिएगा। मैं उस पर गारंटी लिख कर दे देता हूं कि अगर आपने 500 एप्लीकेशन की है, 5 प्रोजेक्ट अगले अपकमिंग ईयर में आपके पास बिल्कुल रहेंगे। कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है वो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट को रोक दे। वो सीएसआर एजेंसियों से या पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसियों से आपको ग्रांट बिल्कुल मिलेगी। 500 से नहीं, 5 से जरूर मिलेगी।
मैं 1% रिजल्ट हर एक कार्य का मानता हूं। एक अनभिज्ञ व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति जिसको किसी भी चीज की नॉलेज ना हो, वो भी व्यक्ति अगर किसी टास्क को अगर देखकर परफॉर्म करता है तो 1% रिजल्ट वो भी लेकर आता है। तो हम और आप इतने गए बीते नहीं है कि हम थोड़े बहुत टेक्निकल ना हो, या हमें जो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हम उसको सीख ना सके, हम उसको कर ना सके। तो अपने आप में, अपने दिमाग में दो चीजों को फिक्स कर लीजिए। एम आई एलिजिबल? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। सेकेंडरी, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? 110% आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। बस जैसा जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा वैसा आपको परफॉर्म जरूर करना है। आर यू श्योर ऑफ दैट? क्या आप इस चीज की शपथ लेते हैं कि जो आपको समझाया जा रहा है उसको आप पर्टिकुलर रूप से जो है इंप्लीमेंट करेंगे? से स्वेयर इन द चैट बॉक्स प्लीज। SWARE, जल्दी से स्वेयर लिख दीजिए। SWARE इन द चैट बॉक्स प्लीज। फुल्ली डेडिकेटेड होकर हमें काम करना है और एक परचम, एक नई पहचान, एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्था के रूप में, कि बिल्कुल हमें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से प्रोजेक्ट मिला है। मैंने आज तक आपसे खुलकर कहा और बिल्कुल बिना किसी डर के कहा कि 100 संस्थाओं से पूछा जाता है कि भैया महासंघ में जुड़े हो? हाँ जी जुड़े हैं। कोई ग्रांट मिली आज तक? नहीं मिली। फिर महासंघ में क्यों जुड़े हो? अरे यार जानकारी अच्छी मिलती है। लेकिन एक चीज के लिए 100 के 100 साथी हमेशा कहते आए हैं कि हमें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से डायरेक्ट ग्रांट मिली हो या ना मिली हो, लेकिन जो पैसा हम अन्य जगहों पर वेस्ट कर देते थे, कंसल्टेंट्स को, या फेक इंफॉर्मेशन पर, या फेक नॉलेज के लिए, यानी कि फेक हम किसी प्रकार की ग्रांट एप्लीकेशन के लिए हम कंसल्टेंट को पे कर देते, वो हमारा लाखों रुपए आज बचता है, क्योंकि हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सानिध्य में जानकारियां हम अपडेटेड रहते हैं। ये मेरी 98% संस्थाएं हमेशा कहती आई हैं। लेकिन मैं इस दायरे को कम करना चाहता हूं। आज तक मेरी 98% संस्थाओं ने यह कहा है कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन हमारा इनडायरेक्ट रूप से लाखों रुपए सालाना बचता है, क्योंकि हम सही इंफॉर्मेशन और सही गाइडेंस में चल रहे हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं ये 98% संस्थाओं में से जो संस्थाएं अवेयर हैं वो एटलीस्ट ये कह सकें कि हाँ बिल्कुल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में हमने प्रोजेक्ट लिया है। और अब स्पेशली हमें उसी चीज पर वर्क करना है। ये तभी संभव है जब हम कम से कम 500 एप्लीकेशंस करेंगे, और उसी वे में करेंगे जिस वे में मैं आपको सिखा रहा हूं और बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे वेज जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं, इन पर प्रयोग किया जा चुका है। मेरे ख्याल से मेरे साथ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी है, लास्ट टाइम सर ने भी CSR एप्लीकेशंस हमारे साथ अप्लाई किए थे, जब हमने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके लिए निकाला था 99 रुपीज में, याद होगा आप लोगों को लास्ट ईयर। तो हमने कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन पर बढ़िया रिसर्च की। 5 से 10, 15, 20 साथी जो भी उस समय हमारे साथ जुड़े, हमने उनके कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन सबमिट भी किए, और ये पाया कि वाकई में इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और एटलीस्ट 1% रिजल्ट तो कहीं नहीं गया, बिल्कुल आंखें बंद करके। हाँ, जिन संस्थाओं को वहां रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसे ऋणानुबंध सामाजिक संस्थान, अगर वो हमारे महासंघ के मेंबर हैं और यहाँ जुड़े हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों नहीं आया? बहुत सारी कमियां होती है बैकएंड पर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सभी कमियों को जो हम वहां कर गए, वो भी मुझे पता है कि क्या कमियां रही संस्थाओं की, मैं चाहूंगा कि हम स्टार्टिंग से ना उन कमियों को दूर कर दें। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटीज की बात कर लेते हैं कि अगर आपको वाकई में अपकमिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, ग्रांट चाहिए, तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जल्दी से अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जी, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। जल्दी से अपना पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कहां कहां और किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें मैं आज ही आपको बताकर रखूंगा, उससे एक फायदा हमें यह मिलेगा, अगर मुझे लगता है कि मैं ये चीज कल पूरी नहीं कर पाऊंगा तो आप मीटिंग क्विट कर जाइएगा, आप मत जुड़िएगा, क्योंकि मीटिंग फिर आपके काम की नहीं है। क्योंकि कोई जादू या कोई ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला नहीं हूं कि जिसके माध्यम से आपको ग्रांट मिल जाएगी। मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, उसे इंप्लीमेंट आपको करना है। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर संसाधन अवेलेबल है तो बिल्कुल आप प्रोसीड कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी संसाधन आपके पास मिसिंग है, इवन देन 10 में से अगर 9 आपके पास अवेलेबल है, एक मिसिंग है, तो बिल्कुल ये मीटिंग आपके काम की नहीं होगी। आप अपने बाकी के 5 दिन अपने घर में आराम कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ डिनर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल इस मीटिंग में जुड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं आपको नोट डाउन करवा दूं कुछ चीजें। आर यू रेडी? क्या सभी लोग रेडी हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए
क्या आप अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी हैं? से रेडी इन द चैट बॉक्स, से रेडी इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी का। ध्यान दीजिएगा, हम एक प्रोजेक्ट किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं तो हमें अमूमन 5 से 7 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। राइट? क्या मैं सही हूं या गलत हूं? है ना? मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं, आपका कुल मिलाकर खर्चा भी 5 से 7 हजार नहीं आएगा और आप ये 500 एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यही जानना है और ये बताना है कि आपकी जेब में कुछ इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास नहीं हुए, इन दैट केस ओनली, अगर आपके पास नहीं हुए, उस केस में 5 से 7 हजार रुपए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। क्या वो आपके पास अवेलेबल है? अपना नोट डाउन कर लीजिए कि मेरे पास 5 से 7 हजार रुपए होने चाहिए। पहली चीज नोट डाउन कर लीजिए कि मेरे पास खर्च करने के लिए 5 से 7 हजार रुपए होने चाहिए। यह सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। नोट डाउन कर लीजिए कि मेरे पास 5 से 7 हजार रुपए होने चाहिए। वो खर्च कहां होंगे, कैसे होंगे, सब आपको मैं आगे आगे बताता जा रहा हूं। चलिए जी, एक चीज आपके पास होनी चाहिए, आपका खुद का पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी अवेलेबल, कैसा हो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? हालांकि कुछ लोगों के मन में आएगा मेरे पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो क्या करूं? देखिए, आप चाहेंगे तो आप साइबर कैफे पे जाकर यूज कर पाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल उसकी सलाह आपको नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? इससे आपका पर्सनल डाटा लीक होने की संभावनाएं बनती हैं और मैंने बहुत सारे मेरे साथियों को इस प्रकार की ठगी का शिकार होते देखा है। क्योंकि जब एक इंटरनेट या साइबर कैफे से आप कोई एप्लीकेशन या कुछ भी आप कर रहे होते हैं ना, तो ठगों के पास जब वो डाटा चला जाता है, एक फेक मेल आपके पास आता है कि भैया आपकी फलानी ग्रांट अप्रूव हो गई है, आपका ये रेडी हो गया, ये डीडी रेडी हो गया, ये चेक रेडी हो गया, आपकी ट्रांजेक्शन हमने रेडी कर दी है, आप इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दो। और आपको लगता है कि मैंने यार एप्लीकेशन की थी, हाँ यार इस वाली कंपनी को की थी, इसी कंपनी से मेल आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपनी के नाम से सिमिलर मिलते जुलते फेक मेल आईडीज बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे में आप किसी ठगी का शिकार ना हो जाएं, इसलिए कोशिश कीजिए। एक देखिए, संस्था जब आप चला रहे हैं ना, पीसी होना कंपलसरी है। कुछ चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। संस्था अगर चलानी है, पीसी, इंटरनेट, प्रिंटर, ये 2-3 चीजें जो हैं वो आपके पास होनी होनी चाहिए। एक पर्सनल कंप्यूटर, अपना प्रिंटर, अपना नेट सर्विस, ठीक है, और नेट सर्विस ऐसी जो बाध्यताएं ना दे, किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत ना आए जो है अपने इंटरनेट को जो है कम्युनिकेट करने में। ठीक है, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, मैं अगर अपनी बात करूं, कभी किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं अपने सेटअप्स आपको जरूर दिखाऊंगा। मैं अपने पास 3 से 4 इंटरनेट सर्विसेज रखता हूं। बाई चांस एक बंद हो जाए तो दूसरा कनेक्ट हो जाए, दूसरा बंद हो जाए तो तीसरा जिंदाबाद। कहने का मतलब कहीं भी इंटरप्शन ना हो। तो कोशिश कीजिए, आपसे नहीं कह रहा मैं, आप 2-3-4 रखिए, वो मेरे लिए जरूरी, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। आपके लिए एक इंटरनेट कनेक्शन बहुत है, जो कि वाईफाई होना चाहिए घर में, जो लैंडलाइन के रूप में या जो सॉरी फिक्स मॉडम के रूप में जो लगता है वो होना चाहिए, जिससे आपके मोबाइल्स वगैरह सारे ऑपरेट हो जाए। फिर आपको मोबाइल में सिर्फ बैलेंस डलवाने की जरूरत है, सिर्फ कॉल वगैरह रिसीव करने के लिए या करने के लिए आपको नेट बैलेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। घर के पूरे सिस्टम चलेंगे आपके, है ना? और सबसे बड़ी चीज, अपने पीसी पर जब आप खुद काम करेंगे तो आपका सारा डाटा सिक्योर रहेगा। तो 2-3 चीजों को तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम होना आपके पास अनिवार्य है, आपके पास प्रिंटर होना अनिवार्य है, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होना अनिवार्य है। ये क्यों अनिवार्य है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। जब इन ग्रांट एप्लीकेशंस को आप प्रोसेस करेंगे तो कंपनियों की तरफ से मेल आते हैं। मेल हम में से बहुत सारी संस्थाएं चेक नहीं करते हैं। एक रूटीन बना लीजिए, डेली आपको अपने मेल अवश्य चेक करने हैं। मेल के अंदर भी आपको 2 फोल्डर हमेशा चेक करने होते हैं। एक आपका मेन इनबॉक्स फोल्डर, जिस इनबॉक्स में आपके पास मेल आते हैं। दूसरा आपको चेक करना होता है आपका स्पाम फोल्डर। राइट? दूसरा कौन सा होता है आपका? स्पाम फोल्डर। क्यों स्पाम फोल्डर यूज करना जरूरी होता है? क्योंकि जब भी कुछ मेल ऑफिशियल मेल आईडी से आते हैं तो कई बार उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, मेल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, उसकी वजह से वो मेल हमारे स्पाम पर चला जाता है और हम स्पाम मेल समझकर उसको पढ़ते नहीं हैं या अपने स्पाम मेल्स को हम चेक नहीं करते हैं और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे छूट जाती है। और ऐसा मैंने बहुत सारी संस्थाओं के साथ होता देखा है, जो मुझे बताते हैं, बोला सर
वो लेटर देखो यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमारी ग्रांट सैंक्शन हो चुकी थी, हमें पता ही नहीं था। कहाँ थी सर? नेट पे हम चेक कर रहे थे कि हमारा नाम है लिस्ट में पास होने में, हमारे पास लेटर नहीं आया सर मिनिस्ट्री से, हमने बहुत चक्कर लगा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। यार सरकारी सांड है, वो कहाँ सुनेंगे किसी की। लेकिन वही गलती से अगर आपने अपना मेल चेक कर लिया होता तो शायद ये लेटर जो आपको डेट निकलने के बाद मिला है वो शायद डेट के दौरान मिल चुका होता। तो एक अपनी मेल चेक करने की आदत को दुरुस्त कर लीजिए कि हमें हमेशा अपना मेल चेक करना है। किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है लैंग्वेज में? कुछ मेरे साथी हो सकते हैं जो यहाँ पर जिनको अगर लगे कि भाई इंग्लिश की आवश्यकता है, हालांकि मैं जब भी महासंघ में कोई जुड़ता है तो मैं क्लियर कहता हूं कि हमारी क्लासेस या हमारी जो भी फर्दर कम्युनिकेशंस हैं वो हिंदी में रहेंगी, तो मेरे ख्याल से यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तीन चीजें मैंने आपको नोट करवाई हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर और आपका इंटरनेट फैसिलिटी। ये हर एक संस्था के पास होना ही होना चाहिए, ये बहुत मैंडेटरी होता है अगर आप एक संस्था संचालक हैं। चलिए जी, इसके बाद अब आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने अपनी साइट को अधूरा छोड़ा हुआ है, वेबसाइट को, उसको इमीडिएट रूप से कंप्लीट कर लीजिए। अपनी वेबसाइट को इमीडिएट रूप से कंप्लीट कर लीजिए। अब कुछ लोग जो हमारे धुरंधर हैं, जिन्होंने वेबसाइट मास्टरी की ट्रेनिंग क्लास भी ली है, उसके दौरान अपना डोमेन भी ले लिया है, होस्टिंग भी ले लिया, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी साइट पूरी नहीं की होगी, उनके लिए कह देता हूं कम से कम इस मीटिंग के दौरान आपका जो होम पेज है वो कंप्लीट जरूर कर लेना। क्लियर है? वो होम पेज जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके एप्लीकेशन में आपकी वेब एड्रेस को देखता है तो वो एक बार क्लिक करके जरूर देखा है, और वहां अगर आपकी गूगल वाली फोटोज या इंटरनेट वाली फोटोज लगी हुई हैं, वो समझ जाएगा आप नौसिखिया इस क्षेत्र के, यानी कि अभी आपने पूरी तैयारी के साथ एप्लीकेशन नहीं की है। कोई आपकी वेबसाइट को खंगालने नहीं आता। फंडिंग एजेंसी खासकर से सिर्फ ये चेक करती हैं दैट यू आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट और नॉट, आपकी वेबसाइट है भी या नहीं है। तो उस समय जब वो क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट चालू कंडीशन में दिखनी चाहिए, होम पेज आपका पूरे तरीके से मैंडेट हो। क्लियर है? चलिए जी, बाकी के रहे बचे समय में, रहे बचा समय कौन सा? दिसंबर तक, दिसंबर 31 तक बाकी की साइट कंप्लीट कर देना, छोड़ना नहीं है। होम पेज मैंने सिर्फ बताया किसके लिए? इस 5 दिनों की ट्रेनिंग क्लास के लिए, राइट? इस दौरान अपना होम पेज जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, वेबसाइट मैंने आपको लिखवा दी है, प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए। उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको एक अपना ऑफिशियल मेल आईडी बना लेना होता है। मान लीजिए आपकी संस्था का डोमेन है xyzNGO.com या NGO.org, तो आपका एक मेल आईडी info@xyzNGO.org है ना, इन्फो, एडमिन, सपोर्ट, ग्रांट, है ना, एफिलिएशन, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें, बहुत सारे शब्द लोग यूज करते हैं, इन्फो, सपोर्ट, एफिलिएशन, ग्रांट, सॉरी, एडमिन, है ना, एचआर, बहुत सारे शब्द यूज करते हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, राइट? तो आप वहां पर जो है अपना कोई भी आप जो है अपना एक पर्टिकुलर एक ऑफिशियल मेल आईडी आप जरूर बना लीजिएगा। क्लियर हो गया है? वेबसाइट, आपकी ऑफिशियल मेल आईडी। चलिए जी, इसके बाद जो आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है आपके फेसबुक अकाउंट की, फेसबुक नहीं सॉरी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, और चाहे वो आपका इंस्टाग्राम वगैरह, जो भी आप जितना अवेलेबल कराते हैं। मान लीजिए आप ट्विटर का लिंक डाल रहे हैं तो आपका ट्विटर अकाउंट वेल मेंटेन होना चाहिए। आप अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक डाल रहे हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट वेल मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका सिर्फ फेसबुक अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं तो सिर्फ फेसबुक अकाउंट को ही सोशल मीडिया लिंक के रूप में डालना है। फालतू के ट्विटर, इंस्टाग्राम में सारे डाल दूं, इस होड़ में भी मत रहना। लेकिन एटलीस्ट एक सोशल मीडिया अकाउंट आपका जरूर होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, यानी कि आपका एक फेसबुक पेज आवश्यक रूप से होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, एक आपका फेसबुक पेज हमेशा होना ही चाहिए। दूसरा मैंडेटरी क्या होता है? आपकी संस्था का यूट्यूब चैनल। क्यों जरूरी होता है? भाई, आपकी संस्था में आपने जो सोशल वर्क किए, क्या उनकी सिर्फ फोटो खींची आपने? वीडियो भी तो बनाई होंगी ना भाई। वो वीडियो आपको हमेशा अपने सोशल उस यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड करनी होती है। अगर आपने आज तक ये रूटीन नहीं किया था तो आज से करना स्टार्ट कर दीजिए।
पिछली वीडियोस को पहले से डाल दीजिए और आगे जो आप काम करते जाएं उसको आप लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते जाइए। दो चीजें आपके पास मैंडेटरी मैंने बता दी हैं, एक आपका फेसबुक पेज और दूसरा आपका जो है यूट्यूब चैनल। राइट, क्लियर हो गया है? अब कुछ चीजें आपको सहेज कर रखनी होती है। सहेज कर इन द सेंस, आपने जो भी सोशल वर्क करे होंगे तो आपके लोकल मीडिया ने या लोकल यूट्यूब चैनल वालों ने उनको प्रकाशित भी किया होगा। राइट, आपको लिंक भी भेजा होगा कभी ना कभी। ये लिंक ना एक जगह अपने पास ना एक सीट बनाकर रखिए और वो लिंक वहां पर लिखते जाया कीजिए। इससे क्या होता है, जब भी आप अपने सोशल वर्क की रेफरेंस देते हैं तो वहां पर आपके बहुत सारे लिंक हो जाते हैं। भाई ये देखिए, ये रहा लिंक जिसपे हमारी खबर अखबार में आई हुई है, ये रहा लिंक जिसपे हमारी खबर जो है यूट्यूब चैनल पर चल रही है। तो ये चीजें होनी चाहिए आपके पास। क्लियर है? जिस अखबार के अंदर आपकी विज्ञप्ति आती है, आजकल सारे अखबार ऑनलाइन होते हैं। राइट, सबका पीडीएफ अवेलेबल होता है। करना क्या है, उस दिन का पूरा अखबार आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और खासकर से वो पेज जिस पर आपकी संस्था की खबर आई हुई है उस पेज को आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, पीडीएफ से उसको जेपीजी में कन्वर्ट कीजिए। जेपीजी में कन्वर्ट करने के बाद वो जो आपकी संस्था की खबर वाला जो कॉलम है उतना, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए किसी भी येलो कलर के जो है बॉक्स के साथ या हाइलाइटर के साथ, उसको जो हाईलाइट कर दीजिए। उसको वापस पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए और आपकी गूगल ड्राइव पर सेव कर दीजिए। वहां से आपको अपने गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जिसको आप अपने प्रोफाइल में या कहीं भी यूज कर पाएंगे। यानी कि एक डॉक्यूमेंट को कैसे हम ड्राइव के अंदर या लिंक के माध्यम से शेयर करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा जानने के लिए अगर हमारी प्रयास रहेगा, अगर कहीं भी दिक्कत आएगी आपको, तो हम एक पर्टिकुलर सेशन इस पर लाइव रख देंगे कि कैसे ये चीजें परफॉर्म की जाती हैं। हमारे पास 5 दिन के अलावा एक एक्स्ट्रा दिन है हमारे पास। राइट, जरूरत पड़ेगी 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज आपसे छूट जाए। क्लियर है? कुछ हमें एनवलप्स की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, जब हम कंपनीज के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उनसे फिजिकल कांटेक्ट भी करना है और ऑनलाइन कांटेक्ट, वर्चुअल कांटेक्ट भी करना है। वर्चुअल कांटेक्ट हम मेल के माध्यम से करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी हो गई। और फिजिकल कांटेक्ट हम जो है हम एनवलप या डाक के माध्यम से करेंगे, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए एक पर्टिकुलर एनवलप। एनवलप कैसा रहता है, किस साइज का चाहिए, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। किसी भी साथी को अगर एक्चुअल साइज पता हो इनका तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। 8x4 का एक एनवलप होता है। ये एनवलप इस टाइप का एनवलप होता है, जिसकी अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो ये A4 साइज की लंबाई होती है, यानी कि 11। ठीक है, 11, 11.5, 12 जो भी होती है। और ये जो साइज है ये मेरे ख्याल से होगा 1, 2, 3, 4 या 5 इंच के आसपास। राइट, 4 या 5 इंच इसकी ये जो ब्रेड्थ है वो है, और इसकी जो लेंथ है वो लगभग लगभग 11 इंच है। यानी कि अगर मैं इसको एक A4 साइज के पेपर से मैच करूं तो बिल्कुल बिल्कुल मैं सही हूं। एक A4 साइज के पेपर का ये बिल्कुल हाफ होता है, लगभग हाफ के बराबर इसकी ये जो है ये होती है। और इसकी जो लेंथ है वो A4 साइज का पेपर या फिर उससे थोड़ी सी कम हो सकती है। जैसे कि लगभग अगर मैं इस एनवलप को आपको दिखाऊं तो ये मेरे पेज में यहां तक आ रहा है। थोड़ा सा कम है ये A4 साइज के, यानी कि लगभग लगभग 8 बाई हम इसको 4x10 या 5x11 कुछ भी कह सकते हैं। तो इस टाइप का एक एनवलप आपको चाहिए होगा, एक नहीं सॉरी, जितनी एप्लीकेशंस आप कर रहे हैं। देखिए, हमें भेज दिया है 11.5 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। थैंक यू वाग एजुकेशन फाउंडेशन। एक पर्टिकुलर साइज होता है आपके एनवलप का, 11.5 और 27 सेंटीमीटर वाले आपको जो है एनवलप चाहिए। ठीक है जी, 100, 200, 500, 1000 आप बनवा लीजिएगा एक साथ, क्योंकि 500 तो हम इन 5 दिनों के अंदर खत्म करने वाले हैं। राइट, तो 1000 अपने बनवा के रख लीजिएगा। इस पर करना क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए जी, मैं अभी फिलहाल आपको आर्ताएं या जरूरी चीजें हैं वो बताने जा रहा हूं। तो हमने एनवलप आपको नोट डाउन करवा लिया है, एनवलप आपका नोट डाउन हो गया है। चलिए जी, इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स की। बेसिक सॉफ्टवेयर के अंदर 2 सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला पहला रहता है आपका कोई भी मेल इंटीग्रेशन सिस्टम। कोई भी मेल इंटीग्रेशन सिस्टम, क्योंकि 500
लोगों को, 500 कंपनीज को आपको मेल भेजना है। चाहे तो आप इंडिविजुअली खुद कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं और 1 बाय 1 मेल कर सकते हैं तो आप 1 बाय 1 मेल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल चीजों में हम ना घुसेंगे तो भी बेस्ट रहेगा। ठीक है जी। तो ध्यान से और बड़े केयरफुली, ठीक है, एक एक ड्राफ्ट आपको करना है और उसके साथ अटैचमेंट आपने लगाया नहीं लगाया सबको वेरीफाई करना है और उसके बाद ही भेजना है। ये गलती मत करना कि आप एक ही मेल के अंदर कुछ मेल आईडीज को इकट्ठा टैग कर दो, ये गलती मत करना, सभी मेल अलग अलग जाएंगे। किसी में भी किसी को सीसी बनाने की या बीसीसी बनाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही एक साथ बल्क मेल करने की आवश्यकता, क्योंकि हर एक कंपनी अलग अलग है और सब कंपनियों के लिए आप अलग अलग डाटा तैयार करने वाले हैं उनके नाम के साथ। तो आपका कोई कॉमन मेल नहीं चलेगा कि आपने 10-5 लोगों का इकट्ठा मेल डाल दिया और उसको आपने एक साथ मेल कर दिया, नहीं, सभी को इंडिविजुअल रूप से अलग अलग मेल करना है। तो हम इस टेक्निकल चीज को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन काम बेहतर होगा अगर आप अपने मेल को खुद ड्राफ्ट करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। क्लियर है? डेली का एक टारगेट बनाना है आपको कि मुझे आज 10 मेल करने हैं या 20 करने हैं या 50 करने हैं या 100 करने हैं, कोशिश पूरी करनी है। ये जो 500 के 500 एप्लीकेशन है वो आप दिसंबर 20 तारीख तक, डेडलाइन नोट कर लीजिए, दिसंबर 20th, आप दिसंबर 20th तक जो है अपना मेल का काम खत्म कर चुके होंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी। अब दिसंबर 20th तक आप जब मेल कर चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाली कंपनी के कई बार ऑटोमेटेड मेल सेट होते हैं जिनके माध्यम से कुछ कंपनियों के आपको नंबर वहां से मिलेंगे जो आपके पास ऑटोमेटेड मेल रिस्पॉन्स आएगा। हो सकता है कुछ कंपनियां आपको रिस्पॉन्स कर दें, हो सकता है कुछ कंपनियों का डाटा हम आपको प्रोवाइड करें जिसके साथ मेल आईडी के साथ मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है। तो उनको फर्स्ट को, यानी कि 1 जनवरी को आपको न्यू ईयर विशेष जरूर डालना है। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 जनवरी 2024 को आपको न्यू ईयर विश। और एक कंबाइंड मेल, जिससे मैंने आपको कहा था जैसे मेल इंटीग्रेशन सिस्टम वो क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी भी पड़ जाता है कि जैसे आप एक बल्क मेल डालेंगे, अब न्यू ईयर तो न्यू ईयर विश करना हुआ, उसके लिए आप सिंपल एक फॉर्मेट बनाते हैं एक ऑफिशियल रूप से, है ना, और एक साथ मेल करेंगे, तो जरूरत लगे तो आप उसको यूज कर लीजिएगा। अदरवाइज मैंने फ्री वाले भी आपको बताए हुए हैं, ब्रावो, BRAVO, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ब्रावो, BRAVO। मैंने आपको शायद पहले बताया हुआ था कि ब्रावो से आप जो है अपने फ्री मेल्स आप भेज सकते हैं, BREVO, सॉरी, BREVO, BREVO, ब्रेवो से आप जो है इकट्ठे मेल डाल सकते हैं। एक दिन में मेल की कैपेसिटी 300 की मिलती है आपको, 2 दिनों में 500 हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट? ब्रेवो को आप यूज कर लीजिएगा उस जनवरी वाले महीने में। राइट? और ध्यान दीजिएगा, लगातार आपको टच में रहना है, आपको एक कंपनी को बार बार मेल नहीं करना है या बार बार आपको व्हाट्सअप नहीं करना है, एवरी मंथ एक रिमाइंडर, वो कब डालना है कैसे डालना है वो हम जब आगे की प्रक्रिया करेंगे उस समय मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। राइट? व्हाट्सअप के लिए बोट मास्टर आपको बताया हुआ ऑलरेडी, क्योंकि जब आप इनको व्हाट्सअप से संपर्क करते हैं तो बोट मास्टर आपके पास कंपलसरी हो जाता है। ठीक है जी। ये आपके पास सॉफ्टवेयर हो गया एक, ठीक है, जो मैंडेटरी है, बोट मास्टर मैंडेटरी है आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरे एक सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर है गूगल मैप एक्सट्रैक्टर, नोट डाउन कर लीजिए, और सभी के लिंक मैं आपको आगे जब क्लासेस होंगी तो मैं आपको भेज दूंगा। गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर, ये 2 सॉफ्टवेयर आपको जरूर चाहिए होंगे। दोनों सॉफ्टवेयर कोई बड़ी कीमत के नहीं है, 500-700 रुपए की चीजें हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर 700 कुछ रुपए में आ जाते हैं। 700 रुपए में बोट मास्टर आ जाएगा, 700 रुपए में आपका गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर आ जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि 5 से 7 हजार रुपए की आपको खर्च लगेगा, वो यही खर्च है कि आपको एक बोट मास्टर लेके रखना है, एक आपको गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर लेके रख लेना है। राइट? दूसरा, आपको अपने एनवलप्स लेने हैं और इन एनवलप्स को आप कल की डेट में प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर देकर आ जाइए। क्लियर है? कल की डेट में प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर देकर आ जाइए।
ऑर्डर क्या देना है, कैसे देना है, क्या लिखवाना है। आपको शायद यहां पर कुछ विजिबल है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए जी, देखिए आप देख रहे होंगे यहां पर एक लोगो है, यानी कि आपकी संस्था का लोगो हो जाएगा ऊपर, राइट। संस्था का लोगो हो गया। आपकी संस्था की अगर कोई टैगलाइन है तो वो टैगलाइन हो गई, राइट। ये मेरी कंपनी का लोगो है, ठीक है, ये आपकी टैगलाइन हो गई। यहां पर बड़े अक्षरों में आपकी संस्था का नाम हो गया, और नीचे आपका ऑफिस एड्रेस और आपका मेल आईडी। बस मैं इस वीडियो सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मिरर कर देता हूं। ये देखिए, अब शायद आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। क्या अब आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है, यस सर, क्लियर है। या अब उल्टा हो गया है? नहीं नहीं, क्लियर है, स्ट्रेट है, दिख रहा अब है। स्ट्रेट हो गया ना? हाँ। हाँ। यहां पर आपका लोगो रहेगा संस्था का। आपकी कोई टैगलाइन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि ये कोई कंपलसरी चीज है, नहीं। सिर्फ आपका लोगो रहेगा, बड़े अक्षरों में आपकी संस्था का नाम रहेगा, आपकी संस्था का एड्रेस रहेगा, और आपका फोन नंबर और एक मेल आईडी। ये कंपलसरी रूप से यहां पर होनी चाहिए। और यहां पर कौन सी मेल आईडी डालनी है, ध्यान रखिएगा। यहां पर कोशिश कीजिए आप ऑफिशियल मेल आईडी का यूज मत कीजिएगा। यहां पर जो जनरल मेल आईडी होती है आपकी, जीमेल वाली, वो यूज कीजिएगा। क्लियर है? जो आपकी जनरल मेल आईडी होती है ना, सामान्य मेल आईडी जीमेल वाली, वो यूज करनी है यहां पर। यहां पर ऑफिशियल मेल आईडी कभी मत डालिए। इवन देन आपके कार्ड पर, आपके लेटर हेड पर कहीं भी ऑफिशियल मेल आईडी मत डाला कीजिए। ऑफिशियल मेल आईडी का सिर्फ यूज करना होता है जब आप उससे काम कर रहे हो, उसको कहीं भी दर्शाना नहीं होता है। उसका कारण क्या है? कई बार क्या है, हम समय पे भूल गए अपना डोमेन रिन्यू करना, राइट। अगर हमारा डोमेन चला गया तो जाहिर सी बात है वो मेल आईडी भी चली गई, दोबारा फिर वो आपको मिलती नहीं है। तो ऐसे में अगर आपने प्रिंटेड मटेरियल पर कहीं भी आपकी ऑफिशियल मेल आईडी का प्रचार कर दिया है और वो खुदा ना खास्ता कहीं गायब हो जाए, या आपके पास उसकी एक्सेस ना रहे, तो ये बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए, राइट। तो ऑफिशियल मेल आईडी को कोशिश कीजिए बहुत कम आप जो है उसको प्रिंट रूप से रखिए। इवन देन अपनी साइट पर जब आप अपनी ऑफिशियल मेल आईडी लिखते हैं तो आपको वहां पर दोनों मेल आईडी डालनी होती है, ऑफिशियल भी और जीमेल भी। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कभी भी आपको एक पैनिक सिचुएशन में लेकर खड़ा कर देंगे लाकर। तो इन गलतियों से हमें बचना हमेशा, राइट। आपने अपना एनवलप रेडी किया। इस एनवलप के बाद ये देखिए, अब इस सेकंड सेक्शन पे आते हैं। इसके इधर वाला जो हिस्सा होता है, ये शायद आपको हिस्सा दिख रहा होगा जहां से हम एनवलप को ओपन करते हैं, राइट। ये कौन सा हिस्सा होता है जहां से हम एनवलप को ओपन करते हैं? इस हिस्से में 2 लिखा आएगा और आपको 3 लाइनें छोड़ देनी है, इस प्रकार से कुछ। क्लियर है? क्लियरली विजिबल है सबको? यानी कि आपका ये जो लेटर है या जो लिफाफा है आपका, वो कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। आप जो भी काम करें ऑफिशियल रूप से करें, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं। आप चाहें चाहें तो एक एडिशनल चीज इस पर और कर सकते हैं। यहां पर पहले से ही बीचों बीच, यहां पर ऊपर सबसे ऊपर बीचों बीच प्रिंट करवा दीजिए पहले से ही रजिस्टर्ड पोस्ट। क्या टाइप करवा देंगे आप यहां पर? रजिस्टर्ड पोस्ट। इस एनवलप के बिल्कुल बीचों बीच सबसे ऊपर, ऊपर वाले हिस्से में बीचों बीच आप यहां पर पहले से ही टाइप करवा दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट। इसका एक फायदा आपको क्या मिलेगा, देखिए, आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलता है या डीजल डलता है, सबको पता होता है। इवन देन बहुत सारे पेट्रोल पंप वालों को भी पता होता है। लेकिन उसके बावजूद हम अपने जो पेट्रोल की डिक्की है, वो जो ढक्कन है, उसके ऊपर पी या डी क्यों लिखवाते हैं, पेट्रोल या डीजल का साइन क्यों लगवाते हैं? क्योंकि कहीं गलती से कोई नौसिखिया व्यक्ति पेट्रोल की जगह डीजल ना डाल दे, राइट। तो ऐसे ही जब हम अपनी संस्था के लिए आगे जब वर्किंग करेंगे और हम कभी भी अपने लेटर्स को डिस्पैच करेंगे सॉरी, तो हमारा जो ऑफिस बॉय है या हमारा कोरियर बॉय है या हमने किसी और को जिम्मेवारी दे दी, वो गलती से इसको नॉर्मल डाक में या स्पीड पोस्ट में कहीं और ना डाल के आ जाए। अगर यहां पहले से ही लिखा है रजिस्टर्ड पोस्ट, तो डाकिए के पास जैसी ये चीज जाएगी, वो कुछ भी कहे, वो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट में ही असाइन करेगा। क्लियर है? क्लियर है यहां पर रजिस्टर्ड पोस्ट लिखना क्यों जरूरी है? और जब भी आप अपनी संस्था से कोई भी कम्युनिकेशन डाक के माध्यम से करते हैं, ऑलवेज यूज रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, और वो भी इंडिया पोस्ट से, यानी कि भारतीय डाक से। किसी कोरियर से नहीं, किसी स्पीड पोस्ट का यूज नहीं करना है, सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट का आपको यूज करना होता है।
ये कुछ चीजें हैं जो मेंशन कर लीजिए, आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगे आप। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, ये आपके कुछ बेसिक खर्चे होने हैं, जैसे आपको एनवलप खरीदने होंगे, 1000-2000 रुपए में एनवलप आ जाएंगे आपके। 1000-2000 रुपए आपसे प्रिंटिंग वाला ले लेगा, राइट, जो भी इसको प्रिंट करके देगा। और कुछ जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और कुछ पेज आपको चाहिए जो A4 साइज के पेज होते हैं, राइट। एक बंडल आपको पूरा लेना पड़ेगा A4 साइज के पेजों का। एक बंडल क्यों, लगभग 4 बंडल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप खुद से प्रिंट करते हैं, अपने पीसी पर प्रिंट करते हैं, अपने कंप्यूटर से प्रिंट कर रहे हैं, तो 4 से 5 A4 साइज के बंडल चाहिए आपको। एक बॉन्ड पेपर चाहिए, या 1 से लेकर 5 पैकेट, क्योंकि एक बॉन्ड पेपर का जो एक्सक्लूसिव बॉन्ड पेपर का जो पैकेट आता है उसके अंदर 100 पेपर्स होते हैं, तो आपको लगभग 5 वही चाहिए। और 5 आपको जो है अपने A4 साइज के जो पेपर का बंडल होता है, कॉपियर का, फोटो कॉपियर पेपर का जो बंडल होता है वो चाहिए होगा, राइट। ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको अपनी रेडी रखनी है। क्लियर है? क्लियर है आपका? चलिए जी, अब करना क्या है। बॉन्ड पेपर आपको तभी लेना है इन दैट केस ओनली, अगर आपके पास अपने लेटर हेड प्रिंटेड नहीं पड़े हैं तो। अगर आपके पास अपने प्रिंटेड लेटर हेड अवेलेबल हैं तो बॉन्ड पेपर मत लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि बॉन्ड पेपर मैंने सिर्फ इसलिए मंगाए हैं आपसे कि आप उस पर अपना लेटर हेड वाला जो कॉलम है, लेटर हेड वाला जो काम है वो संपादित कर सकें। और ध्यान रखिएगा, आप 500 एजेंसीज को एप्लीकेशन करने वाले हैं तो 500 होने चाहिए। अगर गलती से आपने फोटोकॉपी पेपर पर ही अपना जो है लेटर हेड बनवाया हुआ है तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, वो नहीं चलेगा। क्योंकि ऑफिशियल अगर हम डीलिंग्स की बात करते हैं तो एक लेटर हेड हमेशा एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर पर ही होता है। एक लेटर हेड हमेशा एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर पर ही होता है, तो आप प्लीज उसको ही यूज कीजिएगा। बाकी नॉर्मल पेपर को हम अपनी जो प्रपोजल राइटिंग है या एनजीओ प्रोफाइल है हम उसमें यूज करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। मैंने आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपको लिखवा दी हैं, राइट। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको अब मेंटेन करनी है। ध्यान दीजिएगा, आखिरी 17 मिनट पड़े हैं मेरे पास, क्योंकि हर एक क्लास 1 घंटे की रहेगी। 1 घंटे से हम 2 मिनट भी एक्स्ट्रा लेके नहीं चलेंगे। कुछ चीजों को आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले ये डिफाइन कर लीजिए कल के लिए कि आपको किस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी ग्रांट एप्लीकेशन देनी है। किस प्रोजेक्ट के लिए आपको ग्रांट एप्लीकेशन देनी है, यह चीज कैसे डिसाइड करेंगे। आपकी संस्था को जितना भी समय हो चुका हो, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, वटेवर, इसमें आपने सर्वाधिक ज्यादा काम किस सेक्टर पर किया है। क्लियर है? सबसे ज्यादा काम आपने किस सेक्टर पर किया है, पर्टिकुलर उस सेक्टर को आप ऑप्ट करेंगे। पहला, कौन सा सेक्टर ऑप्ट करेंगे आप? वो सेक्टर ऑप्ट करेंगे, इसे कहा जाता है सोशल इनिशिएटिव। यानी कि सोशल सेक्टर आप कौन सा ऑप्ट करेंगे, जिस पर आपने सबसे ज्यादा काम कर रखा हो, राइट। मान लीजिए आपने कंप्यूटर सेंटर चला रहे थे आप आज तक सिर्फ, तो आपने सेक्टर कौन सा ऑप्ट किया? एजुकेशन सेक्टर, राइट। ये क्या हो गया आपका? एजुकेशन सेक्टर, राइट। अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन आप कौन सा अप्लाई करेंगे भाई? आपने सिर्फ आज तक कंप्यूटर सेंटर चलाया तो आप कंप्यूटर सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे, राइट। आपने आज तक क्या है, लोगों को सिर्फ भोजन बांटा है, राइट। तो आप चैरिटी के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के लिए ही अपना प्रोजेक्ट देंगे, राइट। आपने अपनी संस्था में लोगों को अवेयरनेस दी है, राइट। तो आपका सेक्टर कौन सा हुआ? अवेयरनेस सेक्टर, राइट। लेकिन उसमें से आप प्रोजेक्ट किस काम पर लगाएंगे? जो काम इस समय भी आपका चल रहा हो। यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा काम कर रखा है मैंने आज तक, लोगों को बहुत खाना बांटा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मैं बांट नहीं रहा हूं, तो वो नहीं चलेगा। क्लियर है?
सबसे ज्यादा काम जिस सेक्टर पे आपने किया उस सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन आपका वो रहेगा। और प्रोजेक्ट का टाइटल कौन सा बनाया जाएगा? जो प्रोजेक्ट, जो काम आपकी संस्था आज की डेट में भी कर रही हो। क्लियर है? क्लियर है दोनों चीजें कि सेक्टर कौन सा आपका? सेक्टर का मतलब हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, पॉवर्टी, है ना, आपका एनवायरमेंट, जो भी आपको सेक्टर। अब मान लीजिए संगम से वाले जो है प्लांटेशन करते हैं, तो इनका सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन क्या हुआ? आपका एनवायरमेंट, राइट। उसके अंदर प्रोजेक्ट कौन सा देंगे वो ये डिसाइड करेंगे उससे जो ये काम इस समय आप कर रहे होंगे। हो सकता है इन्होंने प्लांटेशन का काम अभी बंद कर रखा हो सकता है लोगों को अवेयर कर रहे हो, पेड़ लगाओ, सांसें हो रही कम, पेड़ लगाएं हम। हो सकता है इन्होंने इस समय अवेयरनेस का काम जारी कर रखा हो। तो आप प्रोजेक्ट कौन सा बनाएंगे? अवेयरनेस वाला, ना कि प्लांटेशन का, क्योंकि वो अभी आपका स्टॉप है। क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर हो गई कि मैं एरिया ऑफ इंटरवेंशन और प्रोजेक्ट टाइटल दोनों की बात कर रहा हूं। हम एरिया ऑफ इंटरवेंशन वो चुनेंगे जिस पर हमने सबसे ज्यादा काम किया है, और प्रोजेक्ट का टाइटल वो चुनेंगे जो हम इस समय भी संपादित कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन, DONE, डन, जल्दी से। अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, डन। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। एक तो आपको डिफाइन करके रखना है कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं और कौन सा आप टॉपिक सेलेक्ट करने वाले हैं। ये चीज आपने डिसाइड कर लिया। अब करना क्या है, उससे रिलेवेंट जितने भी काम आपने कर रखे हों उन सबकी फोटोज को एक फोल्डर में डाल के रख लीजिए। क्लियर हो गया? जो काम, जिस काम के लिए, जिस पर्टिकुलर सेक्टर पे आपने वो, उस पर्टिकुलर सेक्टर पे, उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन पे आपने जो जो काम कर रखे हो उन सब की फोटोज को एक जगह कलेक्ट करके रख लीजिए। अपने पीसी में एक फोल्डर बना लीजिए, उसका नाम डाल दीजिए 500 ग्रांट एप्लीकेशन, और उस फोल्डर के अंदर ये सारी फोटो डाल दीजिए। हो जाएगा? हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा अभी से लेकर दिसंबर तक अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यही सारी फोटो वापस सर्कुलेट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एप्लीकेशन डालेंगे कंपनी को, कंपनी ढूंढेगी आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, वहां उसे क्या दिखना चाहिए? आपका रिलेवेंट वर्क। क्लियर हो गया? और वही काम मैंने आपको बताया अभी कि वही काम आपका चल रहा होना चाहिए। तो डेली अपडेट्स तो आप डालेंगे डालेंगे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, राइट। और जब आप कोई काम नहीं कर रहे, मान लीजिए आज आपने एक सोशल वर्क किया, इनिशिएटिव किया, ठीक है, तो आज का आपने अपडेट लाइव डाल दिया। कल आपके पास कोई काम नहीं है तो पिछली फोटो उठानी है और कल के दिन में पोस्ट कर देनी है, यानी कि डेली दिखाना है वी आर इन प्रोग्रेस। क्लियर है? जब भी आप ये पोस्ट डालें तो डाटा को चेंज कर लीजिएगा, ये नहीं कि आप पिछले साल वाली डेट भी उठा के उसी में डाल दो। और अगर गलती से कहीं भी उस फोटो के अंदर वो डेट दिख रही हो तो आप अपने पीसी को यूज कीजिए, उसको ब्लर कर दीजिएगा। क्लियर है? ऐसा ना हो कि कल आप फोटो शेयर कर रहे हैं और उस फोटो के अंदर एक बैनर है, बैनर पे पीछे लिखा हुआ है 20 जनवरी 2018। ऐसा मत होने देना। उस 20 जनवरी 2018 वाला जो हिस्सा है ना, उसको ब्लर कर देना बस, केवल। ये स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं जो आपको अब आजमानी है। अगर आपको 1% रिजल्ट चाहिए तो, 100% नहीं कह रहा हूं, 1% रिजल्ट भी अगर आपको गारंटेड चाहिए तो ये सारी ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए जी, मैंने आपको दो तीन चीजें डिफाइन कर दी हैं। एक, आपको जो भी आपने सोशल वर्क कर रखे हैं उनको जो है अपने रिवाइज कर लेना है कि मैंने क्या क्या काम कर रखा, कौन से सेक्टर में ज्यादा काम कर रखा है, उस पर्टिकुलर सेक्टर को चुन लेना। अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर सेक्टर पे जो आप काम कर रखा था वो आपका आज की डेट में नहीं हो रहा है, तो आज से इसको स्टार्ट कर दीजिए। आज से इसको स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही अपना प्रपोजल दे सकें। क्लियर है? उससे संबंधित जो पिछला काम आपने कर रखा था वो सारा डाटा उठा लीजिए, वो सारी फोटोज उठा लीजिए और एक जगह फोटोज वीडियोज सब जगह एक जगह रख लीजिए। अब आपका काम रहेगा डेली एक एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना। क्लियर है? हो जाएगा। और जो काम आपने आज से शुरू कर दिया है उसको आप साथ साथ उस पर लाइव अपडेट चलाते रहेंगे। हो जाएगा ये?
से यस अगर आपसे हो जाएगा तो, से यस अगर आपसे हो जाएगा तो। ये आपको अपना रेडी करके रखना है, ये सारी चीजें आपकी रेडी हो जानी चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र से हैं ध्यान रखिएगा, एक भी दिन आगामी 25 तारीख तक के लिए कह रहा हूं मैं आपसे, जो हमने आपको मीटिंग के लिए जब हमने आपको इनविटेशन दिया उस समय आपको 25 तारीख तक का समय दिया गया है। 25 तारीख तक दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी फंस जाए, कुछ भी हो जाए, इवन देन आप हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं, आपका फोन आपके पास होना चाहिए, आपके कानों में आपकी लीड होनी चाहिए, आपको जो बताया जा रहा है उसको सुन लेना है। उस समय आप करने की पोजीशन में नहीं हो, लेकिन मीटिंग के बाद नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट जरूर कर लेना है। क्लियर है? इन केस ऑफ स्पेशल कंडीशन, इन केस ऑफ स्पेशल कंडीशन ओनली, कोई बिल्कुल अप्रिय घटना हो गई है और आप उस वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, उस दिन आपको मैसेज डाल देना है, जिससे कि संबंधित वीडियो को हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन में मिलेगी और उसके लिए आपको अपने लेटर हेड पर लिखित रूप से आवेदन देना होगा, उसका प्रोसीजर होगा और आपको वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की रेफरेंस देने होंगे, जिनसे हम वेरीफाई कर सके कि वाकई में आपके साथ ये सिचुएशन बनी थी। ऐसा ना हो इन फॉर्मेलिटीज के चक्कर में वो रिकॉर्डिंग आपसे रह जाए। तो कोशिश करना कि आपके सामने कोई एक्सक्यूज आए ही ना, कोई भी एक्सक्यूज ना आए आपके सामने। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे एमपी स्टेट का हमने नाम लिया, तो तुरंत जितने लोग सिर्फ एमपी स्टेट से हैं वो लोग हमें तुरंत इंटीमेट कर दिया करेंगे अपनी वीडियोस ऑन करके, इस प्रकार से हाथ खड़ा करके। बाकी के लोग, यानी कि अगर आप एमपी स्टेट से नहीं हैं तो प्लीज कोई भी फॉल्स प्रॉमिस या फॉल्स आपको जो है नहीं करना है इस प्रकार से। जितने लोग हमारे पास एमपी से होंगे हम उनको एमपी की एजेंसी को लिस्ट देंगे, राइट। जितने लोग हमारे पास राजस्थान से होंगे हम उनको राजस्थान की कंपनियों की लिस्ट देंगे, राइट। जितने लोग हमारे पास दिल्ली से होंगे उनको हम दिल्ली की लिस्ट देंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बारीकी से हर एक संस्था को वैसे पहचानता हूं, बाकी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पहचानते हैं। ऐसा ना हो आप हैं हरियाणा से और आपने एमपी वाली लिस्ट में अगर नाम खड़ा कर दिया है, आपको इमीडिएटली मीटिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ डाटा कलेक्ट करने के चक्कर में हर जगह हाथ खड़ा कर देते हैं कि कुछ नहीं तो इस बहाने हमें वहां का भी डाटा मिल जाएगा। नहीं, मैं इस क्लास को डाटा के चक्कर में या डाटा बेनिफिट देने के लिए किसी को नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको आपके जो टारगेट है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं, राइट। तो एमपी के लोग सिर्फ एमपी की फंडिंग एजेंसियों पर वर्क करेंगे, राजस्थान के लोग राजस्थान की फंडिंग एजेंसियों पर वर्क करेंगे, यूपी के लोग यूपी की फंडिंग एजेंसियों पर वर्क करेंगे। बाकी के डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है। ये सारा डाटा आपकी जो साइट है वहां अपलोड करवा दिया जाएगा, जो आपकी वेब मास्टरी वाली, सॉरी, जो आपकी क्लासेस वाली जो साइट है वहां अपलोड कर दिया, वो आप भविष्य में कभी भी आप एक्सेस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। घबराना मत कि कोई चीज आपसे मैं छुपा लूंगा, नहीं, आज तक नहीं छुपाया, मैं आज के बाद भी नहीं छुपाऊंगा। सिर्फ मुझे अभी ध्यान देना है, आपको कंसंट्रेट करना है आपकी मेहनत के ऊपर। अभी हमें लगातार कुछ दिन मेहनत कर लेनी है। अब ये मेहनत क्यों जरूरी है, लास्ट 5 मिनट्स रह गए हमारे पास, अब ये मेहनत क्यों जरूरी है उस पर बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जब कंपनी कोई आपसे प्रोजेक्ट मांगती है, उस समय आप प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे समय में बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। ऐसे में कंपनी के लिए जो है ढूंढ पाना कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, कौन सी संस्था अच्छी है, कौन सा प्रोजेक्ट प्रपोजल अच्छा है, वो हर एक कंपनी अपना स्क्रूटनी प्रोसेस अप्लाई करती है। लेकिन उस स्क्रूटनी प्रोसेस में एक चीज बड़े मायने रखती है, क्या? नोइंग, यानी कि सामने वाले से परिचित होना। परिचित होना इन द सेंस, आपने 500 एजेंसीज को लेटर के माध्यम से अपना प्रपोजल या कुछ भी भेजा है, राइट। उस संबंधित कंपनी के संबंधित व्यक्ति तक वो चीज गई हुई है। जब भी उसकी कोई ग्रांट एप्लीकेशन निकली, हो सकता है उसने इस समय आपका प्रपोजल ना लिया हो, एक्सेप्ट ना किया हो, इंटरटेन ना किया हो, लेकिन जब वो अपनी ग्रांट एप्लीकेशन निकालेगा और खुदा ना खास्ता उस समय आपकी जब ग्रांट एप्लीकेशन जाएगी, तो मुझे एकदम लिफाफा देख के लगेगा यार शायद मैंने इसका नाम कहीं सुना है। बात समझे?
यू विल बी एन एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी। पहला बेनिफिट आपको यह मिला। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा, हर एक कंपनी अपनी ईओआई को निकालती है। क्यों निकालती है? वो उसकी एक मजबूरी है। मजबूरी क्यों? भाई सीएसआर को स्पेंड करना है, उसकी मजबूरी है, उसे ईओआई निकालने पड़ते हैं और उसके माध्यम से संस्थाओं को इनवाइट करना पड़ता है, भैया अपना प्रोजेक्ट लेकर आओ, हम आपको फाइनेंस करेंगे अगर हमें प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो। क्यों ना हम उनके इस काम में उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें? क्यों ना हम पहले से ही अपना एक प्रपोजल उनको दे दे कि हमारे पास ये प्रपोजल है और आप चाहें तो अगले वित्तीय वर्ष में हमें एक मौका दे सकते हैं आपके साथ काम करने का। ये कैसा रहेगा? मैंने बताया ना, वो तो मजबूरी में करती है कि उसे खर्च करना है, उसे एप्लीकेशन मंगाने हैं, हमने पहले ही एप्लीकेशन दे दिया। हो सकता है वो हमारे साथ आगे टाई अप कर ले, किसी ईआई को निकाले ही ना, और अगर निकाले भी तो वो अन्य के लिए निकाले, जितनी हमारी जरूरत है उतने के लिए हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इनोवेटिव है। राइट? क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रपोजल आप बनाएंगे, ये जो प्रपोजल हम सबमिट करेंगे, इसका बजट, काफी लोग पूछते सर बजट क्या रखें। कोशिश कीजिए, आप चाहे आप लाखों की टर्नओवर करते हो चाहे करोड़ों की करते हो, इस बार एक बार मेरे कहे से आप अपना प्रपोजल विद इन अंडर 5 लाख रखिए। एक बार मेरे कहे से अपना प्रपोजल अंडर 5 लाख रखिए। अगर आप साल 2 साल 3 साल पुरानी संस्था है तो आप 3 साल पुरानी संस्था है 5 लाख तक रखिए। आप 2 साल पुरानी संस्था है अपना प्रपोजल आप 4 लाख रखिए। आप 1 साल पुरानी संस्था है अपना प्रपोजल आप 2 लाख से कम रखिए, यानी कि 3 लाख, मतलब 2 लाख से कम रखिए। जो 1 साल से पुरानी संस्था है वो स्पेशली 2 लाख तक रखेंगे अपना प्रपोजल। जो 3 साल पुरानी संस्थाएं हैं वो 5 लाख 4 लाख रख सकती हैं, और जो 2 साल 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है लगभग, 2 साल की ऑडिट जिनके पास, वो अपना प्रपोजल 3 लाख तक का रखिएगा, इससे ऊपर मत डालिए। मैं चाह रहा हूं कि देखिए, बात यहां पर ये नहीं कि आपको 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख की सहायता मिलेगी। मैं इस हिसाब से आपका प्रपोजल सबमिट करवाऊंगा कि अगर एक फंडिंग एजेंसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो 5 लाख तो वहां से मिल गए। राइट? और प्रपोजल को हम इस हिसाब से रखेंगे दैट कैन बी एक्सटेंडेड, यानी कि ये जो 5 लाख का बजट है वो आपने पर्टिकुलर एक एरिया के लिए दिया हुआ है। राइट? यानी कि एक सिटी में आप काम को डेवलप कर रहे हैं तो 5 लाख लग रहे हैं। अगर हमें कहीं से 10 लाख मिल जाएंगे तो हम इस काम को 2 सिटीज में स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हम अपने प्रपोजल को जो है इस प्रकार से बनाएंगे कि वो एक्सटेंडेबल हो। क्लियर है? अगर खुदा ना खास्ता गलती से 10 संस्थाओं ने एक्सेप्ट कर लिया तो 50 लाख की फंडिंग आ गई ना। बस फर्क क्या रहा कि जो आपने प्रपोजल बनाया था वो 100 लोगों को बेनिफिट कर रहा था या 100 लोग उसमें बेनिफिशियरी थे। अब आपके पास बजट 10 गुना आ गया है तो आपके बेनिफिशियरी भी तो 10 गुना बढ़ जाएंगे ना भाई। बस इतना सा करना है। घबराना नहीं है कि सर 5 लाख की सहायता के लिए हमें मीटिंग में जोड़ रहे हैं या फिर 2 लाख का फंड दिलवा रहे हैं। नहीं, आपका नसीब रहा तो हो सकता है आपको 1 रुपया भी ना मिले। डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, ध्यान दीजिएगा। और आपका नसीब अच्छा रहा तो हो सकता है आप करोड़ों रुपए की ग्रांट ले जाएं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक विशेष चीज और देखनी है। आप अपना बजट जो भी बनाएं उसके अंदर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को बढ़ाकर रखिएगा। अपना मार्जिन, अपना मार्जिन इन द सेंस, हम सैलरीज जोड़ देते हैं, है ना, हम कहीं ना कहीं उसमें टाका लगाने की सोचते हैं, वो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। क्योंकि एक बार अगर आपका संबंध स्थापित हो गया किसी भी फंडिंग एजेंसी के साथ, फिर आप आगे फ्यूचर में आप उनसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, आप उनको बड़े प्रपोजल दीजिए, क्योंकि एक बार आपका विश्वास जम गया उनके साथ। फिर आप उनको 5 की जगह 10 लाख का प्रोजेक्ट दीजिए, आपकी वर्थ के हिसाब से आप 50 लाख का प्रोजेक्ट दीजिए, वहां आप अपने स्ट्रक्चर को अप्लाई कीजिए, वहां आप 2 पैसे कमाने की सोचिए। लेकिन यहां पर फॉर गॉड सेक आप सिर्फ इस मेंटेलिटी के साथ अप्लाई करेंगे कि हमने राष्ट्रीय जो महासंघ के तत्वाधान में एक ग्रांट एप्लीकेशन, अपने ये जो प्रयास किया है 500 एप्लीकेशन डालने का, एटलीस्ट हमें 5 काम मिले, उसमें भले ही हमें चवन्नी ना बचे। इस मेंटेलिटी के साथ अप्लाई कर, बस उसमें भले ही हमें चवन्नी ना बचे लेकिन हमारे पास कम से कम 5 लेटर तो होंगे।
कि हमने फला 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 एजेंसी के साथ काम कर रखा है, या हम फला 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 प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप लाखों रुपए खर्च करके भी किसी से आप लेटर नहीं ले सकते हो, ये बात आप भी जानते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं, 50 लाख दे दो, आपको एचसीएल कभी लिख के नहीं देगा कि आपने एचसीएल के साथ फलाने प्रोजेक्ट पे 1 लाख रुपए के लिए भी काम कर रखा है, कभी लिख के नहीं देगा। ये वो बेशकीमती चीज है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपके प्रोफाइल को बहुत मजबूत बनाता है, और ये लाखों करोड़ों में भी आप खरीद नहीं सकते हैं। तो ये अपने आप में एक वैल्यू है। आपकी जो भी बचत है वो यही है कि आपने उस फंडिंग एजेंसी के साथ काम कर लिया, उसके साथ आपको एक कंप्लीशन लेटर या आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिल गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होगी। सिर्फ इस मेंटेलिटी के साथ हम आगे की प्रोसेस को अब कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सभी को? इसी मेंटेलिटी के साथ हम कल वापस अपनी मीटिंग में जुड़ेंगे। अब मैं मीटिंग को जो हैंडओवर करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर, कि माननीय अध्यक्ष महोदय अपने शब्दों के साथ इस मीटिंग को जो है समापन की ओर लेकर चलें। धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर, आज आपने अभी यादव जी, माननीय यादव जी को सुना, और उसमें जो उन्होंने बेसिक चीज बताई, सर इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा कि सभी साथियों से, जिन लोगों ने, क्योंकि देखिए आप सीएसआर एजेंसियों के साथ काम करने जा रहे हैं, तो उसमें आपके रिटर्न अप टू टिल वैसे कल बताएंगे ये, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना सर, वो कंप्लीट होने चाहिए। जो कहीं से शोर आ रहा है, प्लीज सर वो अनम्यूट कर लें अपने आप को। सूर्यकांत जी अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। सर अपने डॉक्यूमेंट्स हम कंप्लीट कर लें, हमारी आईटीआर जरूर कंप्लीट करनी चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट वगैरह सब सही हुआ, और हमारी आईटीआर कंप्लीट नहीं हुई, हमारी बैलेंस शीट सही नहीं हुई, और सर हमारे सर अदर डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ सर नहीं सर हुए। सर 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 हाँ सर इस चीज के लिए मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा। यहां पर मैंने कहा ना, एक दिन पुरानी संस्था है ना, अब एक दिन पुरानी संस्था के पास ना तो रिटर्न मिलेगी, ना ऑडिट मिलेगी, मानते हैं? सर, सब वो अप्लाई तो कर बात ठीक। सकेंगे, लेकिन जिनके पास अवेलेबल है हाँ, वो सर उनके की लिए कह बातों रहा हूँ। पर ध्यान दीजिएगा। जिनके पास हाँ अवेलेबल है वो सर की बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके लिए ये रामबाण चीज बता रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, देखिए जो भी है हमारे बायलॉज हैं, बायलॉज है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, एटीजी 12 है, क्योंकि जो सीएसआर एजेंसी है सर, उनकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उनकी भी एक जरूरत होती है कि वहाँ उन्हें जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले बताया था कि भाई हम हमारी किस्मत इतनी तेज हो कि वहाँ किसी का एप्लीकेशन ही नहीं आई हो, और उन्हें किसी को ग्रांट देनी हो, तो आपकी केस, इन केस वो एक इमरजेंसी, एक सबका भाग्य इतना तेज नहीं होगा कि उसको तो कंसीडर कर सकते हैं, मगर बशर्ते आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होंगे इसमें, उतना आपका ना वजन बढ़ता जाएगा। अभी CSR 1 जैसे, अब आपके पास CSR 1 है, तो कंपनी को बहुत इजीली रह जाएगा आपका करने के लिए। CSR 1 हो गया, ATG 12 हो गया, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, आपकी बैलेंस शीट हो गई, आपके रूल्स बायलॉज वगैरह सब तो सर। और देखिए बहुत सी संस्थाएं ऐसे हैं, क्योंकि दिल्ली और एक दो जगह छोटे, बाकी संस्थाओं को ना रिन्यूअल्स होते हैं, संस्थाओं को ना टाइम बाउंड के लिए 2 साल के या 3 साल के लिए कर देते हो। तो जिन भी संस्थाओं का देखिए, क्योंकि अधिकतर CSR एजेंसी ये देखती है कि इसकी वैलिडिटी कब तक है, पता लगे 6 महीने बाद आपकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, आप उसको अभी से अप्लाई करते हैं, कि जिससे आपको इन फ्यूचर कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट में ये दिक्कत ना आ जाए कि भाई 6 महीने बाद तो इस संस्था की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो CSR एजेंसी नहीं आपके साथ काम करेगी। कुछ इसमें टेक्निकल पॉइंट जो है सर, आप सब लोग समझें। और जैसे महासन, आपको देखिए कि जो अभी कुछ चीजें जो सर ने बताया, मैं काफी दिनों से काम कर रहा हूँ, मैंने इतनी बारीकी चीज मेरे को भी नहीं पता था। सोशल मीडिया अकाउंट पे मैं है, और ये सब जो सर ने छोटी बहुत है, ये बहुत बड़ी चीज, छोटी छोटी चीज, मगर सर हम क्या होता है, बड़ी चीजें तो ध्यान रखते हैं, मगर छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं रखते। कुछ साथियों ने अभी तक अपनी बैलेंस शीट नहीं बनवाई होगी, जो पुरानी संस्था है, किसी ने अपनी आईटीआर नहीं भरी होगी, और देखिए जो आईटीआर नहीं भरी होगी, फिर कहेंगे हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला। सर विदाउट अगर डॉक्यूमेंट्स के, अगर आपने वहां लिख दिया आपकी संस्था 5 साल पुरानी है और आपकी आईटीआर उसमें है नहीं, आईटीआर नहीं हुई तो सर, और आपका ATG 12 भी नहीं है, अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा, तो उस केस में अब आप कहोगे कि सर ने तो ये कहा था कि एक दिन पुरानी संस्था पे हो जाएगी। भाई एक दिन पुरानी संस्था, और आप 5 साल से काम कर रहे हैं, और 5 साल के बाद आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरी, तो सर देखिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है।
मैं बार बार डॉक्यूमेंट्स पे आप सब लोगों से इसलिए कहता रहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा ध्यान दें, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें और उसमें ये देखें कि भाई हम किस तरीके से अपनी संस्थाओं को, हमारे जो पेपर्स हैं उनका कैसे वजन बढ़े। पिछली बार सर ने बहुत कोशिश करी थी लोगों से कि भाई जैसे भी हो अपना ना, हम लोग अपना क्या कहते हैं, अपनी उसकी टर्नओवर बढ़वाएं। लोगों ने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि महासंघ द्वारा बीच बीच में बहुत ऐसी चीजें आपको बताई जाती है, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते कि नहीं सर ऐसी है। जैसे अभी सर ने बताया कि बहुत से लोग कि जी हम एफिलेटेड हैं, हम तो परमानेंट लाइफ टाइम मेंबर है, हमें फ्री में होना चाहिए। अब फ्री में क्लास दे रहे हैं तो आ रहे नहीं है। कई साथी ऐसे थे, हैं, कह देंगे मगर उस पर खुद अमल नहीं करेंगे। तो इसलिए देखिए महासंघ आपको चाह रहा है कि आपको अगले साल के लिए, सर ये तैयारी जो है आज के लिए नहीं हो रही, 23-24 के लिए नहीं हो रही, ये 24-25 के लिए हो रही है। जैसे अब भारत सरकार अपने 2024 के प्रोजेक्ट के लिए 2024 में दोबारा आने के लिए वो कर रही है, इसीलिए आपको 24-25 में आपको जो प्रोजेक्ट है, आपके पास कुछ सीएसआर एजेंसीज के कुछ देखिए जो आपको डाटा कल दिया है ना, 500 संस्थाओं का सर आपको डाटा मिला है और 100 सीएसआर एजेंसी होगा। सब कितनी बड़ी बात है, आप पूरा सर्च करेंगे तब इतना नहीं होगा। सर की कितनी मेहनत है, सर की टीम की कितनी मेहनत है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, थोड़ा आप भी अपने दिमाग थोड़ा फोकस करें, उस पर थोड़ा अपना माइंड भी लगाएं। महासंघ तो आपको समझा ही रहा है, फिर भी आप अपनी तरफ से भी उसमें समय लगाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स को, जितने अच्छा आपका प्रपोजल होगा, कॉन्सेप्ट नोट होगा, जितने अच्छे आपके पेपर्स होंगे, आपकी ग्रांट मिलने की, सीएसआर प्रोजेक्ट मिलने की उतनी आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यादव जी। सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बहुत गहरी बात कही। जिन संस्थाओं के पास एक्सपीरियंस है, यानी कि जो संस्थाएं साल 2 साल 3 साल पुरानी हैं, जब वो अपने प्रोफाइल में लिखेंगे कि भाई हम 3 साल पुराना हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में आपके पास ऑडिट आईटीआर होनी चाहिए, क्योंकि फंडिंग एजेंसी आपसे बिल्कुल कहेगी कि भाई 3 साल पुराने हो तो 3 साल की ऑडिट दे दीजिए आप हमें, हमारी आपकी जो ऑडिट है वो दिखाइए, है ना। तो ऐसे में आपके पास उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। आपकी संस्था नई है, आपने कोई चीज अप्लाई नहीं कर रखी, 6 महीने तक पुरानी संस्था 12 एटीजी नहीं लेती है, राइट। आप 9 महीने हो जाते हैं, साल हो जाती है, संस्था के पास 12 एटीजी नहीं होता, ऑडिट नहीं होती है। जब ऑडिट का नंबर आया तब ऑडिट आएगी, वो चल जाएगा, क्योंकि वो नई है। वो एक कह सकती है कि जी जैसे ही मार्च 31 आएगी हम पहले ऑडिट फाइल करेंगे और हम एक ऑडिट के बाद अपनी आईटीआर अप्लाई, वो सॉरी 12 एटीजी अप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 एटीजी में तो ऑडिट देना दिखाना पड़ता है ना एक, उसका काम चल जाएगा। लेकिन आपका नहीं चलेगा अगर आप पुराने हैं तो, ठीक है जी। वैसे भी संस्था जितनी पुरानी हो जाती है ना, तो सीएसआर एजेंसी वाले समझते हैं भाई ये पुराने पापी हैं, तो वो आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन में निचोड़ के चलती है। ये हकीकत है, वो आपको निचोड़ लेती है, भाई ये चीज है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, ये लाए कि नहीं। अगर आपको लगे कि कोई चीज आपके पास एडिशनल है तो बिल्कुल मेंशन कीजिए, अगर आपको लगे कि कोई चीज कम है उसको हमेशा पूरा रखिए। एडिशनल इन द सेंस आपके पास आईएसओ है, मेंशन कीजिए अपने प्रोफाइल के अंदर, है ना। आपके पास एलईआई सर्टिफिकेशन है, आप मेंशन कीजिए अपने प्रोफाइल के अंदर, राइट। जो जो चीजें आपके पास एडिशनल उनको हमेशा मेंशन कीजिए, जो चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है उनको आप अवॉइड करते रहिए या फिर उसको पूरा करते रहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास आईएसओ नहीं है तो मैं बनवाने बैठ जाऊं, नहीं, नहीं है तो छोड़ दो, वो एडिशनल है, उसके चक्कर में मत पड़िए, जो है उस पर दुरुस्त रहिए, राइट। जिन संस्थाओं ने अपना प्रपोजल रेडी करवा लेना है, यानी कि अब पहले तो काम कर रहे थे, आज हम काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब ग्रांट भी अप्लाई करनी है, आज से आपने काम स्टार्ट कर दिया है, तो आपके लिए भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम साथ साथ काम, देखिए आप काम कर रहे हैं, कुछ संस्थाएं कर रही होंगी, उनके लिए भी ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, और जो अब करना शुरू कर देंगे आज से उनके लिए भी जानकारी इंपॉर्टेंट है। हम इस ग्रांट एप्लीकेशन के साथ साथ अपने लिए स्पॉन्सर सर्च करना और स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर लोग फंड्स और डोनेशन दें, हम उस प्रक्रिया को भी इसमें साथ साथ लेकर चलेंगे। वो भी जरूरी है, क्योंकि एक फंडिंग एजेंसी के पास आपका प्रोफाइल चला गया, वो नजर रखती है कि आपने सिर्फ वहां भेजने तक सीमित हो या आप कुछ अपने बिहाफ पर भी कर रहे हो। तो अपने बिहाफ पर करने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए, कुछ आपको लगाना है, कुछ के लिए हम साथ साथ एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे स्पॉन्सरशिप का, राइट। तो वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे आप अपने लोकल मार्केट से स्पॉन्सरशिप लेते हैं, ये सारी चीजें भी हम इन 5 दिनों के अंदर ही साथ साथ करते जाएंगे, राइट। थोड़ा सा आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी,
आपने काम को जो है और डबल दौड़ के साथ करना शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ आपका प्रोफाइल भी मजबूत होता जाएगा, राइट। और जितनी पिछली वीडियोस हो आज छांट लीजिएगा, अपना यूट्यूब चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, अपना चैनल बनाइए उस पर, और उस पर अपलोड कर दीजिए, पिछले वाला सारा डाटा अपलोड कर दीजिए आज की डेट में आप बैठकर, 1 बाय 1। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके वीडियो के अंदर किसी प्रकार का कोई सॉन्ग या कोई पुराना गाना या कुछ भी चीज प्ले हो रही है, उसको म्यूट कर दीजिएगा केवल, नहीं तो स्ट्राइक लग जाएगा, आपका चैनल ही बंद हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो अगर कोई फिल्मी गाना या ऐसा कुछ भी बैकग्राउंड में बज रहा है तो आप उसको प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, राइट, उसको म्यूट करके डालिएगा, क्योंकि संस्था को सिर्फ आपके प्रोग्राम से मतलब होता है, उन गानों से और उन चीजों से मतलब नहीं है। उन्हें दिखना चाहिए कि दैट यू हैव परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, राइट। तो इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। काफी कीमती समय दिया आपने अपना। कल मुझे क्या क्या चीजें रेडी चाहिए आपसे, फिलहाल आप अपने स्तर पर एक तो ये तय कर आएंगे कि आपको किस सेक्टर के अंदर प्रपोजल अप्लाई करना है, दूसरा किस टॉपिक पर अप्लाई करना है, राइट। हम टॉपिक क्या रखेंगे अपना, राइट। भाई मुझे प्लांटेशन पे करना है या अवेयरनेस पे करना है कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, है ना। मुझे लोगों को खाना खिलाना है या फिर लोगों से अपील करनी है कि वो एक दूसरे की सहायता करें, किसी को भूखा ना सोने दें, वटएवर, जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक हो, वो टॉपिक सोच के आना कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर इतने लाख रुपए तक की ग्रांट अप्लाई करनी है। और वो लाख वाला जो हिस्सा है वही मैंने आपको बता दिया, 3 साल से पुरानी संस्थाएं या 3 साल या 3 साल से पुरानी संस्थाएं 5 लाख तक बस, 2 साल वाली पुरानी संस्थाएं जो है वो 3 लाख तक, 1 साल या 1 साल से कम वाली जो संस्थाएं हैं वो अपना 2 लाख के अंदर अंदर रखेंगे प्रपोजल, राइट। ये अपना डिसाइड करके आना है। कल हम पहला वर्क स्टार्ट करेंगे कि हमें कहां से स्टार्टिंग करनी है, और ये जो डाटा मैंने आपको बताया, फोटोग्राफ्स और वीडियोस आप अपलोड कर दीजिए यूट्यूब चैनल पर, और फोटोग्राफ्स को आपको मैंने बता दिया है डेली एक एक फोटो अपडेट करनी है। उस दिन अपडेट मत कीजिए जिस दिन आप उस काम को खुद लाइव कर रहे हो, यानी कि उस काम को भी शुरू कर देना साथ साथ। तो लाइव वाला अपडेट लाइव चलता रहेगा, जिस दिन आपने कोई काम ना किया उस गैप के बीच में आप वो काम अपडेट कर देंगे जो आपने पहले कर रखा था, सिमिलर वर्क, राइट। ओके, कल ये चीजें मुझे आपसे रेडी चाहिए, कल से आप स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस 5 दिनों के अंदर 500+ एप्लीकेशन हम लोग करके चलेंगे, और उसका रिजल्ट आपका, वो कहते हैं ना लॉटरी लग गई तो किसी की मार्च से पहले भी ग्रांट आ सकती है, भाई किसी कंपनी ने नहीं दी हो या कम पड़ गई हो, जिसको देनी थी उसने काम ढंग से ना किया हो, उन्हें दिखाना हो, तो उस केस में हो सकता है आपको कोई एडवांस में दे ही दे, और नहीं तो हम तैयारी कर रहे हैं अपने 24 और 25 के लिए, ठीक है जी। थैंक्स ए लॉट सभी को। किसी का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल रख सकते हैं, किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल रख सकते हैं। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक काम जरूर कर दीजिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी अपना संगठन है। हेलो इसके अंदर हेलो जी श्रीमान जी। हेलो सर, देवेंद्र सिंह चौहान बोल रहा हूँ सर, जी नमस्कार। श्रीमान जी नमस्कार। सर ये अपना जो है साइड, जो वेबसाइट का है जो सर ना, हाँ हाँ उसको सर वो रेडी करवा दीजिए हमारी, है ना सर, वेबसाइट के बेसिक पेज जो होता है ना, होम पेज, उसको आप जी कंप्लीट कर लीजिए, राइट। जी। उसको आप कम से कम कंप्लीट कर रख तो लीजिए। मैंने किसी से बनवाया हुआ था, तो हम्म। उन्होंने परिवार है, क्या उन्होंने, डोमेन से दिया था, सर रजिस्टर आपकी से। वॉइस बहुत ज्यादा कटकर आ रही है, एक काम कर लीजिएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी जी जी, थैंक यू, ओके ठीक सर। श्रीमान जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। किसी और साथी का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल अपना वीडियो ओपन करके आप इस प्रकार से हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता लग जाए। किसी और साथी का कोई प्रश्न हो। थैंक्स अ लॉट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो बात कह रहा था वो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं, आपका अपना संघ है। और वहां पर ये जो सोए हुए लोग हैं, जो सिर्फ उंगली करने के लिए उठते हैं कई बार, इनको अब कैसे लंबा करना है, कैसे सीधा करना है, वो आपका काम है। आज ग्रुप में आप सभी लोगों को इंटीमेट करेंगे कि बाकी के लोग भी कल से अपनी मीटिंग को ज्वाइन करें। इसलिए मैंने इस सेशन को जो है टेक्निकल उसमें नहीं लेकर गया कि उनसे कोई चीज छूट ना जाए। बाकी जो सोते हुए प्राणी रह गए हमारे ग्रुपों में, उनको उठाने का काम अब आपका है, राइट। और उम्मीद करता हूं ये काम आप बखूबी रूप से जरूर करेंगे। बाकी के सभी लोगों को जागरूक कर दीजिए कि कल की मीटिंग में सभी लोग उपस्थित हों। थैंक्स ए लॉट। और उम्मीद करता हूँ ये जो कॉपरेशन मैंने आपसे मांगा है वो आप जरूर करेंगे, कि हमारे जो
सुस्ताए हुए साथी हैं, उनको उठाने का काम आप जरूर शिद्दत से करेंगे प्लीज। ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। किसी एक के कहे से बात नहीं बनेगी, एक के कहे से बात बनती तो शायद मेरे कहे से सब लोग मान जाते। ठीक है, आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा कि हमारे बाकी साथी को भी आप उठाएं और उनको जगा कर यहाँ लेकर आए। राइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।